दोस्तों आप सभी एक ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं हर दिन जिस कंपनी का नाम था पहले पीट खुजाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। 1996 में लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन जो फाउंडर्स हैं गूगल के, उन्होंने इस सर्च इंजन का नाम रखा था बैकरप, हिंदी में जिसे कह सकते हैं पीट खुजाओ। पर जब उनको फंडिंग मिलनी शुरू हुई, यानी इन्वेस्टर्स पैसे लगाने लगे, तब इनको कई इन्वेस्टर्स ने समझाया कि एक बढ़िया ब्रांड नेम होना कितना जरूरी है, और वो समझने के बाद उन्होंने अपना नाम चेंज किया बैकरप से गूगल। सबसे पहली फंडिंग देने वाले इन्वेस्टर का नाम था एंडी बेस्टोशलम। उन्होंने 1998 में लैरी पेज को $100,000 दिए, जिन पैसों से लैरी एंड सर्गी ने एक गराज रेंट लिया और लोगों को हायर किया। और आज गूगल कितनी बड़ी कंपनी है ये हम सभी को पता है। तो अगर इन्वेस्टर्स पैसे नहीं लगाते तो शायद आज गूगल इतना सक्सेसफुल नहीं होता एंड .com बबल क्रैश में गूगल भी बैंकरप्ट हो गया होता, जैसे हजारों टेक कंपनी के साथ हुआ था साल 2000 में। दोस्तों अब इस न्यूज आर्टिकल पर नजर डालिए। भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी जी ने हाल ही में $5 बिलियन का लोन लिया है, यानी इंडियन रुपीज में 41,000 करोड़ का लोन लिया है रिलायंस ने, जो हमारे देश की कॉर्पोरेट हिस्ट्री में सबसे बड़ा लोन भी कहा जा रहा है। अब हम सबके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि जिस इंसान की नेटवर्थ $90 बिलियन से ज्यादा है, इंडियन रुपीज में 7.5 लाख करोड़ की नेटवर्थ है इनके पास, उनको भला लोन लेने की क्या जरूरत पड़ी। जैसा कि हम सभी को पता है कि नेटवर्थ का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। जैसे अगर आपके पास 1 लाख की सेविंग्स है, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट्स है और आपकी घर की वैल्यू है 25 लाख रुपए, तो आपका टोटल एसेट हुआ 28 लाख रुपीज। और आपके ऊपर 5 लाख रुपए का बैंक लोन है और आपने 3 लाख रुपए का अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी लोन लिया है, तो आपका टोटल लायबिलिटीज हुआ 8 लाख। तो अगर हम आपका नेटवर्थ कैलकुलेट करें तो वो आएगा 28 लाख माइनस 8 लाख यानी 20 लाख। वैसे ही मुकेश अंबानी जी का नेटवर्थ है 7.5 लाख करोड़ का। तो वो आखिर लोन क्यों ले रहे हैं? दरअसल इतने बड़े लोन से रिलायंस अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें कंपनी के खर्चों के लिए पैसे और 5G नेटवर्क को वो इंडिया में और बढ़ाएंगे, जिससे कनेक्टिविटी इंप्रूव हो। तो जितना वो लोन ले रहे हैं उससे कहीं ज्यादा वो कमा सकते हैं बस कुछ ही सालों में। मैं आपको अब एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ कि लोग लोन से इतना डरते क्यों हैं। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं फिर भी वो लोन से बहुत घबराते हैं। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ कार ड्राइव पे निकला था, तभी उसने मुझे बताया कि वो फिलहाल पैसे सेव कर रहा है अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए, और उसने मुझे बताया कि उसे 8 से 10 लाख रुपए की बहुत जरूरत है। हालांकि उसने MBA किया है और उसने एक कंप्लीट बिजनेस प्लान भी बनाया है, मार्केट सर्वे की है, कॉस्ट एनालिसिस की है और जितने भी अदर चीजें होती हैं बिजनेस शुरू करने से पहले, और वो सारा होमवर्क उसने कर रखा है। पर फिलहाल वो सिर्फ पैसे सेव कर रहा है। मैंने उसे रेकमेंड किया कि उसे बैंक से लोन लेना चाहिए, जिससे कैपिटल जल्दी आ सके और अपना बिजनेस वो जल्दी शुरू कर सके, या उसे किसी इन्वेस्टर के पास जाना चाहिए जो उसके बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करे। और उसने मुझे एक चीज ये बताई कि वो कभी भी दूसरों के पैसे लेकर बिजनेस शुरू नहीं करेगा, और स्पेशली इन्वेस्टर के पैसे तो वो कभी नहीं लेगा, क्योंकि वो उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे प्रॉफिट कमाने के लिए, जो वो नहीं चाहता। मैंने उसको ये फंडा समझाया कि इन्वेस्टर का काम सिर्फ पैसे देना नहीं होता है, वो अपनी एक्सपर्टीज, नॉलेज एंड नेटवर्क भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तब आपको पैसे तो मिलते ही हैं, पर साथ ही साथ आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है एंड इंटरेस्ट रेट भी आपके बिजनेस में जो स्कोप है उससे कम होती है। फिलहाल मेरे फ्रेंड को 8 से 10 लाख रुपए बचाने के लिए 2 साल भी लग सकते हैं, उसके बाद वो शुरू करेगा। यानी ऑलरेडी इतना लेट शुरू करने से उसका जो प्रोग्रेस है वो बहुत पीछे हो गया है। और अगर आप अपने बिजनेस से 25 से 30% रिटर्न कमा सकते हैं तो बैंक को 8 से 9% देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो आपको इंस्टेंटली कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर मैंने अपने फ्रेंड को एक और कॉन्सेप्ट समझाया कि बिजनेसमैन बनने के क्या फायदे हैं। जैसे अगर एक बिजनेसमैन और एक सैलरीड व्यक्ति है, दोनों ने एक आईफोन लिया है 1 लाख रुपए का, तो बिजनेसमैन को 18% का GST रिटर्न मिलता है, यानी उसको वो फोन पड़ा करीब 82,000 रुपीज का। पर वही उस सैलरीड व्यक्ति को पूरे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जैसे मुकेश अंबानी जी अपने कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से 15 करोड़ का सैलरी लेते हैं साल का, पर फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनके कंपनी का नेट प्रॉफिट था 66,000 करोड़। तो मुकेश अंबानी जी सारे खर्चे अपने कंपनी के नाम से करवाते हैं, इससे भी उनको टैक्स बेनिफिट मिलता है। बिजनेसमैन के पास हमेशा एक से ज्यादा इनकम स्ट्रीम होती है, जैसे उनका एक बिजनेस होता है, साथ ही साथ वो स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं या प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, या उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा होता है। इस सारे इन्वेस्टमेंट से एक बिजनेसमैन की वेल्थ हमेशा बढ़ती रहती है। वैसे ही एक सैलरीड व्यक्ति के पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं इनकम बढ़ाने की, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी डिफरेंस है थिंकिंग पैटर्न में, जो अमीर व्यक्ति में बहुत डिफरेंट होती है कंपेयर टू सैलरीड व्यक्ति में। जैसे मिडिल क्लास में लोग फिक्स डिपॉजिट में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों में कुछ फेवरेट वर्ड्स हैं उनके, जो मैं आपको बताता हूँ। आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत। पहला सबसे फेवरेट वर्ड है सिक्योरिटी, दूसरा फिक्स्ड रिटर्न, तीसरा मनी डबल, चौथा रिस्क फ्री एंड पांचवा गारंटीड रिटर्न्स। फिक्स डिपॉजिट का रियल रिटर्न शेयर करता हूँ, जिसके बाद शायद आप फिक्स डिपॉजिट को एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं चुनेंगे। ये मैंने एक सैंपल फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर बनाया है, जिसमें एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करवाया है, जिसमें उसे एनुअली 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और ये फिक्स डिपॉजिट 5 सालों के लिए है। अब इस एक्सेल शीट में आप देख सकते हैं जो चौथा कॉलम है उसमें मैंने इन्फ्लेशन को ऐड किया है, यानी देश की महंगाई जो 7% है। तो 5 साल के बाद 1 लाख रुपए की वैल्यू 1,33,000 रुपए हो जाएगी। और एक मिडिल क्लास व्यक्ति को लगता है कि मेरे 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे मुझे 1,33,000 रुपए मिले हैं, यानी मैंने बहुत अच्छा काम किया है, चलो आज से मैं अपने आप को इन्वेस्टर बोलूंगा। पर उसके नेक्स्ट कॉलम में देखिए मैंने ये
कैलकुलेट किया है कि अगर 7% यानी महंगाई का लेवल का रिटर्न्स निकाले तो वो आता है 1,40,000 रुपए, जिसका ये मतलब है कि उस व्यक्ति ने पैसे कमाए नहीं है, पैसे गवाए हैं। अगर इस व्यक्ति ने सिर्फ अपने पैसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता, 5 साल में इसके पैसे डबल हो गए होते। अगर हम ये मान लेते हैं कि इंडेक्स फंड में 15% का रिटर्न्स मिले तो, क्योंकि लास्ट 20 सालों में इतने ही रिटर्न्स मिले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, टाइम पीरियड है 5 साल का, तो टोटल वैल्यू बनेगा 5 साल के बाद 2,08,000 रुपए। उस व्यक्ति ने इंडेक्स फंड में क्यों नहीं इन्वेस्ट किया? क्योंकि इंडेक्स फंड में मिडिल क्लास व्यक्ति के फेवरेट वर्ड्स नहीं जुड़े हुए होते हैं, पर फिक्स डिपॉजिट में वो सारे वर्ड्स जुड़े हुए होते हैं। लोन लेना एक सही स्ट्रैटेजी हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली सीखने के लिए आपको गुड डेट एंड बैड डेट के बीच में अंतर समझना होगा, जो हम आगे बात करेंगे। पर उससे पहले तो इमेजिन कीजिए, सनी एंड बॉबी नाम के 2 भाई हैं जो बैंक से 2-2 लाख रुपए का लोन लेते हैं। सनी लोन लेता है आईफोन लेने के लिए एंड बॉबी लोन लेता है एक छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए। अब शुरू में सनी को बहुत मजा आता है अपने आईफोन के साथ घूमने में। वो किसी को भी पकड़ के उसकी पिक्चर्स लेता है, अपने नए फोन के बारे में बताता है कि ये कैसे कितना बढ़िया है बाकी दूसरे फोन से और उसको क्या क्या फीचर्स मिले हैं। बॉबी क्योंकि अपने पैसों को बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो उसके पास टाइम ही नहीं है लोगों के लिए। और हम सभी को पता है कि जब आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग आपके इस डिसीजन के लिए आपको कोसते हैं। इसीलिए बॉबी ने डिसाइड किया कि वो फैमिली फंक्शंस या दोस्तों के साथ ज्यादा हैंगआउट अभी अवॉइड करेगा और अपना पूरा एनर्जी अपने बिजनेस पर लगाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, सनी अपने आईफोन से बोर हो गया और अब उसने सोचा कि अब इसे बेचते हैं, क्योंकि अब कुछ महीनों बाद लेटेस्ट आईफोन आ रहा है। तो जब उसने फिर से लेटेस्ट आईफोन लिया तो एक्सचेंज ऑफर में सिर्फ 30% का बेनिफिट मिला, जबकि बॉबी अपने बिजनेस में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट कमा चुका है। एक तरफ जहां सनी को लोन की EMI अपनी जेब से भरनी पड़ रही है, वही बॉबी अपने बिजनेस के प्रॉफिट से आराम से EMI भर रहा है। दोस्तों, आपको यहाँ ये समझना है कि बॉबी ने जो लोन लिया है उसे गुड डेट कहते हैं, यानी आपके जेब से पैसे निकल नहीं रहे हैं बल्कि आपकी वेल्थ इंक्रीज हो रही है, आप पैसे कमा रहे हैं। जबकि बैड डेब्ट एक लाइबिलिटी होती है जो हमेशा हमारी जेब पर भारी पड़ती है, जैसा कि सनी ने किया। तो सेम प्रोडक्ट किसी के लिए गुड डेट हो सकती है तो किसी के लिए बैड डेट। रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी बुक रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट में भी इसका जिक्र किया गया है। जैसे जब आप एक घर खरीदते हैं लोन पर जिसमें आप रहने वाले हो तो ये एक बैड डेट है, क्योंकि यहाँ से कोई पैसे नहीं आ रहे हैं। वैसे ही सेम घर अगर आप रेंट पर लगाने के लिए लोन पर खरीदते हैं तो ये एक गुड डेट होता है। अगर आप लोन पर एक्सपेंसिव कार लेते हैं जिसे आप ड्राइव करने वाले हो, ये एक बैड डेट है। वही एक्सपेंसिव कार अगर आप रेंट पर देते हैं जिसका इस्तेमाल सेलिब्रिटीज को पिकअप करना एयरपोर्ट से या शादियों में दूल्हे के लिए रेंट पर देना, इससे पैसे आ रहे हैं तो ये गुड डेट हुआ और ये आपका एसेट भी हुआ। बिजनेस स्टैंडर्ड में पब्लिश इस आर्टिकल की माने तो भारत की वर्किंग पॉपुलेशन जो 40 करोड़ लोगों की है, उनमें से 20 करोड़ लोगों ने कोई ना कोई पर्सनल लोन जरूर लिया है। और ये लोग लोन बिजनेस शुरू करने के लिए या एजुकेशन के लिए नहीं ले रहे हैं, बल्कि इस लोन से वो नया फोन, नई गाड़ी और ऐसे ही दूसरे लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए यूज कर रहे हैं। दोस्तों, रिच लोग कभी भी लाइबिलिटीज खरीदने के लिए लोन नहीं लेते हैं, बल्कि वो खरीदते हैं एसेट्स जो अल्टीमेटली उनके वेल्थ को पंख लगा देते हैं। लेकिन आखिर वो ऐसा करते कैसे हैं और आखिर वो कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से आप भी लोन लेकर अमीर बन सकते हो? मैं आपके साथ अभी 5 आइडिया शेयर करने वाला हूँ। नंबर 1, इन्वेस्ट इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज। लोन लेकर कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदना बहुत बढ़िया ऑप्शन है अपना एक एडिशनल इनकम स्ट्रीम शुरू करने के लिए। जहाँ पे मैं रहता हूँ कोलकाता में, वहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर एक जगह है न्यू टाउन नाम का। जो लोग कोलकाता से है उनको पता है कि आज से 15-20 साल पहले वहाँ कोई आना भी नहीं चाहता था। इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है और इसी कारण वहाँ का प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ही सस्ते थे। पर आज की बात करें यानी 2023 में ये वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड प्लेसेस है पूरे इंडिया में। अगर आप कभी कोलकाता आते हैं तो जरूर न्यू टाउन विजिट कीजिए, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं आपको पता लग जाएगा। मेरा एक फ्रेंड है जिसके फादर ने जब न्यू टाउन में डेवलपमेंट होने की बात ही चल रही थी तभी उन्होंने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था मल्टीपल कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, और आज 2023 में उन कमर्शियल प्रॉपर्टीज की वैल्यू है 40 करोड़ रुपए। यानी 15 साल में ऑन एन एवरेज इन प्रॉपर्टीज का CAGR रहा है 21% का। ये तो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन ग्रोथ हुई, पर कमर्शियल प्रॉपर्टी का प्राइमरी रीजन होता है इन्वेस्ट करने का, वो है रेंट लेना। और कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो रेंटल यील्ड है वो 7 से 9% के बीच होता है, जहाँ पर शॉपिंग मॉल का रेंटल यील्ड ज्यादा होता है यानी 9 से 11%, और वही वेयर हाउस में ये थोड़ा कम होता है यानी 5 से 7%। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे ये नहीं बताया कि उनके फादर को रेंट कितना मिल रहा है। तो चलिए, हम सभी यहाँ फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं तो कैलकुलेट करते हैं। जिनको रेंटल यील्ड के बारे में नहीं पता तो
बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये वैल्यू ये बताता है कि प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन पर साल में कितना रेंट मिलता है परसेंटेज में। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू हुई 40 करोड़, रेंटल यील्ड है 8% का, तो ईयरली रेंट निकालने का फॉर्मूला है एनुअल रेंट इक्वल्स प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेंटल यील्ड। तो 40 करोड़ इंटू 0.08 इक्वल्स टू 3.2 करोड़। और मंथली रेंट निकालने के लिए 3.2 करोड़ को 12 से डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली मेरे फ्रेंड के फादर को रेंट मिल रहा है 26 लाख रुपए का। तो मेरे फ्रेंड के फादर ने जो 15 साल पहले जितना पे किया था उन कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए, अब वो उतना 7-8 महीने में कमा लेते हैं बिना कुछ किए। तो एक मिडिल क्लास सोच रखने वाला व्यक्ति नौकरी मिलते ही या थोड़ा सक्सेस मिलते ही वो सबसे पहले एक घर खरीदते हैं लोन पर, जो कि एक लाइबिलिटी है। घर खरीदने से सोशली अच्छा महसूस होता है, पर नंबर्स में ये एक बैड इन्वेस्टमेंट है अगर आप अपने करियर के बहुत शुरुआत में है। तो वही कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने से आपको नंबर 1 हायर रेंटल यील्ड मिलता है, नंबर 2 लॉन्गर लीज टर्म्स भी मिलता है। यानी जो कंपनी या जो व्यक्ति आपके प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया है वो यूजुअली काफी लंबे समय के लिए रेंट पर लेते हैं, तो आपको एक स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल इनकम आती है। और तीसरा आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। एंड चौथा वैल्यू एप्रिसिएशन भी बहुत होता है, क्योंकि पूरे दुनिया में जो प्रॉपर्टी है उसको आप बढ़ा नहीं सकते, जितना जमीन अवेलेबल है उतना ही रहने वाला है। तो आपके लिए घर खरीदने का प्लान आपको पोस्टपोन करना चाहिए। सबसे पहले एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदिए और ऐसी जगह पर खरीदिए जहां डेवलपमेंट होना शुरू हुआ हो या प्लानिंग में हो। अगर आपको रिस्क बहुत कम लेना है तो आप एक डेवलप्ड जगह पे भी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, पर उसकी कॉस्ट बहुत हाई होगी। दूसरा आइडिया है इन्वेस्ट इन हाई रिटर्न एसेट्स। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 8 मिनट में कितना कमा सकते हैं, तो शायद आपका जवाब होगा 100 रुपए, 1000 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए। लेकिन अशनीर ग्रोवर ने 8 मिनट में 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए हैं। अपनी बुक दोगलापन में अशनीर बताते हैं कि जोमेटो के आईपीओ के दौरान उन्होंने करीब 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था और सिर्फ 8 मिनट में बेचकर उन्होंने 2 करोड़ 25 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। नायका के आईपीओ के दौरान भी अशनीर कुछ ऐसा ही करना चाहते थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कोटक महिंद्रा बैंक ने उनके 500 करोड़ का लोन कैंसिल कर दिया। इस पर अशनीर कोटक महिंद्रा बैंक के एक एम्प्लॉय को गालियां देते हुए भी नजर आते हैं। नायका के आईपीओ को 78% का गेन मिला था, मतलब अशनीर के 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कुछ ही मिनटों में 890 करोड़ रुपए हो जाती और अशनीर को जबरदस्त प्रॉफिट हुआ होता। क्राइम पेट्रोल का वो फेमस डायलॉग है ना, सबक एक को सीख हम सबको। तो इस सिचुएशन से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर आपके सामने एक ऐसा एसेट है जो लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा रिटर्न्स दे सकता है, तो आप बैंक से लोन लेकर उस एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पर यहाँ 2 चीजें आपको खास तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। पहली सीख हमें जॉर्ज क्लैंसन की लिखी बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से मिलती है, जहाँ ये बताया गया है कि आपको कभी भी ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसकी आपको नॉलेज ना हो। और दूसरा लेसन ये है कि हमेशा अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को एनालाइज करके ही चलना है आपको। दुनिया की कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जहां पे आपको अच्छे रिटर्न्स मिले और उसमें रिस्क भी ना हो। पर क्या आप अच्छे रिटर्न्स के लिए उतनी रिस्क ले भी सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। मेरा एक फ्रेंड है स्कूल का, वो होलसेल का काम करता है और हमेशा कोई भी सीजन आने से 3-4 महीने पहले ही वो उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बल्क में कम दाम में खरीदता है। जैसे अगर रेनी सीजन आने वाला है तो वो रेन कोट, छतरी, बूट्स जैसे चीजें खरीदता है, और अभी दिवाली आने वाला है तो उसकी भी वो प्लानिंग पहले से कर रहा है। और जब सीजन आता है तो 30 से 40% का प्रॉफिट मार्जिन रखकर दूसरे रिटेलर को बेचता है। तो इसी रिस्की इन्वेस्टमेंट से वो काफी अच्छे पैसे कमा रहा है और अपने बिजनेस को भी वो और बड़ा कर रहा है। आइडिया नंबर 3 है स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, यानी लोन लेकर आप बिजनेस शुरू कीजिए। चलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं। आपको एक ब्रांड को गेस करना है जो आई एम 100% श्योर आप वो गेस कर लोगे। पहला हिंट इस ब्रांड का ये है कि इस ब्रांड को हेमा, रेखा, जया और सुषमा को बहुत पसंद आता है। चलिए 5 सेकंड का पॉज करते हैं। अभी भी गेस नहीं कर पाए, चलो मैं गा ही देता हूँ। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहाँ, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निरमा, सौंदर्य साबुन निरमा। जी हाँ, मैं निरमा की बात कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आधे बहरे हो गए होंगे मेरी सिंगिंग से। पर करण भाई पटेल जो फाउंडर है निरमा के, उन्होंने सिर्फ 15,000 रुपए का लोन लिया था और अपने आंगन के पीछे उन्होंने निरमा डिटर्जेंट बनाया और आज इनकी नेटवर्थ करीब 30,000 करोड़ रुपए है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उन सब ने स्टार्टिंग में लोन लिया था बिजनेस शुरू करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ऐसा बिजनेस आइडिया है जो आपके लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा ग्रोथ दे सकता है, तो आप अपने नए बिजनेस शुरू करने के लिए लोन ले सकते हैं और उन पैसों को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं।
आइडिया नंबर 4 है एक्सपैंड योर एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप नए बिजनेस आइडिया शुरू करने के लिए ही लोन लो। अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो आप लोन लेकर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। 2023 की पहली यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी जेप्टो ने 1600 करोड़ की फंडिंग रेज की है 11,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर। जेप्टो एक 10 मिनट्स डिलीवरी ऐप है जिसमें डेली यूज के सामान ऑर्डर किए जाते हैं। 2021 में ये कंपनी फाउंड किया गया था 2 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्रॉपआउट के द्वारा, जिनका नाम है आदित्य पलीचा एंड केवल्वा वोरा के द्वारा। इनके अंडर अभी 200 से ज्यादा डार्क स्टोर्स हैं। डार्क स्टोर्स ऐसी दुकानें होती हैं जहां पर सारे डेली प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, पर यहाँ पे पब्लिक नहीं खरीद सकती। इंस्टेंट डिलीवरी बिजनेस को एक हाई कैश बर्निंग बिजनेस माना जाता है क्योंकि यहाँ पे पैसे बहुत खर्च होते हैं और प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम होता है। पर स्टेपस्टोन ग्रुप ने $200 मिलियन दिए हैं जेप्टो को। इन पैसों से जेप्टो के फाउंडर्स का प्लान ये है वो 40% और डार्क स्टोर्स को बढ़ाएंगे एंड कंपनी को भी प्रॉफिटेबल बनाएंगे नेक्स्ट 12 से 15 महीनों में, और साथ ही साथ अपने डार्क स्टोर्स की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी वो काम करेंगे जिससे कम टाइम में वो प्रॉफिटेबल हो सके। इकोनॉमिक्स में हम इसे फाइनेंशियल लेवरेजिंग कहते हैं, जहां हम उधार लिए पैसों की मदद से अपनी वेल्थ इंक्रीज करते हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल लेवरेजिंग का सहारा लेती है जब वो IMF एंड वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेती है और देश के विकास की योजनाओं में लगाते हैं। आइडिया नंबर 5 है इन्वेस्ट इन योर स्किल्स। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे हाई रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? ये इन्वेस्टमेंट है नॉलेज और स्किल्स में। अगर आप अपने लिए पहला लोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एजुकेशन लोन ले। अगर आप किसी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से डिग्री करना चाहते हैं या कोई हाई वैल्यू स्किल सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एजुकेशन लोन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी वैल्यू बहुत बढ़ा सकते हैं और फ्यूचर में एक हाई पेइंग जॉब हासिल कर सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करिए कि आप एक कॉल सेंटर में काम करते हैं और आपकी मंथली सैलरी है 10,000 रुपए। आपको कोडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन इसका कोर्स करने के लिए आपको 1 लाख रुपए लगेंगे जो आपके पास अभी फिलहाल नहीं है। ऐसे में अगर आप एक एजुकेशनल लोन लेते हैं और उसकी मदद से आप कोडिंग का कोर्स करते हैं तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको किसी अच्छी कंपनी में जॉब लग जाएगी। जो पहले आपकी सैलरी 10,000 रुपए थी तो वो 30 से 50,000 तक पहुंच जाएगी। तो कभी भी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए पैसे को खर्च करना और लोन लेने से पीछे मत हटिए, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए आपकी वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ ही चुके होंगे कि अमीर लोग लोन लेकर कैसे और अमीर बनते जा रहे हैं और मिडिल क्लास लोग लोन लेकर भी लायबिलिटीज खरीदते हैं और डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आज के बाद आप कौन सा लोन लेने वाले हो, गुड डेट या बैड डेट, और आप इसका यूज कैसे करने वाले हो। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल फाइनेंस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। अगर आप